साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 15। कुछ भी मुक्त नहीं होता। हर चीज़ का एक मूल्य होता है, लेकिन हर मूल्य लेबल पर नहीं छपा होता। हर चीज़ का एक मूल्य होता है और संपत्ति संबंधी अधिकतर चीज़ों के लिए कुंजी उनके मूल्य को जानना और उसे चुकाने के लिए इच्छुक होना है। समस्या यह है कि अधिकतर चीज़ों का मूल्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक हम खुद उनका अनुभव न कर ले। जब बिल अतिदेय हो। 2004 में जनरल इलेक्ट्रिक विश्व में सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसकी शुद्ध संपत्ति $1 ट्रिलियन की 1/3 थी। बीते दशक के हर वर्ष में यह पहले या दूसरे स्थान पर रही थी, जो कॉर्पोरेट कुलीनतन का एक चमकता उदाहरण था। फिर सब मानो टूट कर ढह गया। 2008 के वित्तीय संकट ने जो भी के वित्तीय विभाग को अस्त-व्यस्त करके रख दिया, जो कंपनी के आधे से ज़्यादा मुनाफे के लिए उत्तरदायी हुआ करता था, फलतः इसे मिट्टी के मोल बेच दिया गया। तेल और ऊर्जा की आगामी बाजियां भी दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुई, जिसने कई बिलियन का नुकसान हुआ। जी का स्टॉक 2007 में $40 से गिरकर 2008 में $7 तक आ पहुंचा। CEO जेफ इमेल्ट, जो 2001 से कंपनी संभाल रहे थे, उन पर अविलंब रूप से निष्ठुर दोषारोपण किया गया। उन्हें उनके विस्तृत अभिगमन, लाभांश में कटौती, कमियों की बर्खास्त और जाहिर से तौर पर गिरते स्टॉक मूल्य के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। सही भी है, अच्छे समय में जिनके पास राजवंशीय संपत्ति होती है, वे पासा पलटने पर उत्तरदायित्व का भार भी उठाते हैं। 2017 में वे पद से हट गए, लेकिन जाते समय एलिमेंट कुछ गहन कहकर गए। उनके उन आलोचनाओं को जवाब देते हुए जिन्होंने उन्हें गलत ठहराया था और कहा था कि उन्हें जो करना चाहिए था वह प्रत्यक्ष था, एलिमेंट ने अपनी कर्मानुयायी से कहा, हर काम तब तक आसान नजर आता है जब तक आप उसे कर न रहे हो। हर काम तब तक आसान नजर आता है जब तक आप उसे न कर रहे हो, क्योंकि अखाड़े में खड़े व्यक्तियों के संघर्ष भीड़ में खड़े लोगों के लिए अदृश्य होते हैं। विस्तार, अल्पावधि निवेशक, नियामक, यूनियन, दीर्घस्थानी दफ्तरशाही की परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना न सिर्फ कठिन है, बल्कि समस्याओं की तीव्रता को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक आप खुद उनका सामना न करें। एलिमेंट का कर्मानुयायी, जो सिर्फ 14 महीने टिक सका, उसने भी यह बात सही तरह समझ ली। बहुत सी चीज़ें सिद्धांत की तुलना में प्रयोग में अधिक कठिन होती है। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि हम अति विश्वासी हो जाते हैं। अधिकतर बार हम सफलता के मूल्य को सही तरह नहीं आंक पाते और इसी कारण हम इसे चुकाने में भी सक्षम नहीं हो पाते। 2018 तक 50 वर्ष के अंतराल में S&P में 119 गुना की वृद्धि हुई। आपको करना बस यह था कि आराम से बैठकर अपनी संपत्ति की कंपाउंडिंग होने दे। लेकिन जाहिर सी बात है, सफल निवेशक आसान ही नजर आते हैं जब उसे आप खुद न कर रहे हो। स्टॉक लंबे समय तक रोक कर रखिए। आप अक्सर सुनेंगे कि यह अच्छी सलाह है, लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि यह स्टॉक में गिरावट आ रही है? तो लंबे समय वाला दृष्टिकोण बनाए रखना कितना कठिन होता है। हर रोज हर योग्य
चीज़ की तरह सफल निवेशक भी एक मूल्य की मांग करता है, लेकिन इसकी मुद्रा डॉलर या सेंट नहीं है। यह है अस्थिरता, भय, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। वे सभी जिन्हें अनदेखा करना आसान है जब तक आप वास्तविकता में उनका सामना न करें। यह समझने की असमर्थता की निवेश का भी मूल्य होता है, हमें बिना कुछ किए कुछ पाने के लिए लुभा सकती है, और किसी दुकान से सामान चुराने की तरह शायद ही कभी इसका अंत भला होता है। मान लीजिए आपको एक नई कार चाहिए जिसकी कीमत $3000 है। आपके पास 3 विकल्प है। इसके लिए $3000 का भुगतान करें, एक सस्ती इस्तेमाल हुई कार ढूंढे या इसे चुरा ले। इस मामले में 99% लोग तीसरे विकल्प से बचना जानते हैं, क्योंकि एक कार चुराने का परिणाम लुभाव पर भारी पड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप अगले 30 वर्षों में 11% वार्षिक प्रतिफल कमाना चाहते हैं, जिससे आप शांतिपूर्वक सेवानिवृत्ति हो सके। क्या यह पारितोषिक मुक्त में मिलता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती। हर चीज़ का एक मूल्य होता है और इसे चुकाना पड़ता है। इस मामले में यह मार्केट का एक कभी खत्म न होने वाला उपहास है जो बड़े प्रतिफल देती है, फिर उतनी ही जल्दी उन्हें ले भी लेती है। लाभांश मिलाकर 1950 से 2019 के बीच जो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 11% का वार्षिक 11% का वार्षिक प्रतिफल दिया, जो बहुत बढ़िया है। लेकिन इस अंतराल में सफलता का मूल्य भयंकर रूप से अधिक रहा। इस चार्ट में छापांकित रेखाएं दिखाती है कि यह अपने पिछले सर्वांगीण मूल्य से कम 5% कम था। मार्केट प्रतिफल का मूल्य यह होता है कि यह प्रवेश शुल्क है और यह काफ़ी पीड़ा पहुंचाता है। अन्य उत्पादों की तरह जिनका बड़ा प्रतिफल होगा उतना ही अधिक मूल्य। नेटफ्लिक्स स्टॉक ने 2002 से 2018 के बीच 35,000% का प्रतिफल दिया, लेकिन 94% दिनों में अपने पिछले सर्वांगीण मूल्य से कम पर कारोबार किया। मॉन्स्टर बेवरेज ने 1995 से 2018 के बीच 3,19,000 प्रतिफल दिया, इतिहास के सबसे अधिक प्रतिफल में से एक। लेकिन इस अंतराल में 95% समय पिछले सर्वांगीण मूल्य से कम पर कारोबार किया। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कार की तरह यहाँ भी आपके पास कुछ विकल्प है। अस्थिरता और उथल-पुथल की स्वीकार कर यह मूल्य चुका सकता है, या फिर आप कम निश्चितता और भुगतान वाली कोई संपत्ति तलाश कर सकते हैं, ठीक इस्तेमाल की गई कार की तरह, या फिर आप कार की चोरी की तरह एक बड़ी चोरी का प्रयास कर सकते हैं। प्रतिफल पाने का प्रयत्न करना, इसके साथ आने वाली अस्थिरता से बचते हुए। निवेश में अधिकतर लोग तीसरा विकल्प चुनते हैं, एक कार के चोर की तरह। हालांकि वे नेक नीयत और कानून के पाबंद होते हैं, वे ऐसी तरकीबें और कार्यनीतियाँ बनाते हैं जिससे मूल्य चुकाए बिना प्रतिफल पा सके। वे ट्रेड इन और ट्रेड आउट करते हैं। वे अगली मंदी से पहले बचने और अगले उछाल से पहले खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। अधिकतर निवेशक थोड़े बहुत अनुभव से भी यह जान जाते हैं कि अस्थिरता
आम और सामान्य है। फिर काफ़ी निवेशक अगले कदम के रूप में वह चुनते हैं जो सबसे तर्कशील प्रतीत होता है, इससे बचने का प्रयास करना। लेकिन धन देवता ऐसे लोगों को मान नहीं देते जो बिना मूल्य चुकाए पारितोषिक पाने की कोशिश करते हैं। कुछ कार के चोर शायद बचकर निकल जाए, यहाँ अधिक पकड़े भी जाए और फिर उन्हें दंड भी दिया जाए। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। मॉर्निंग स्टार ने एक बार सामरिक म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन पर नज़र डाली, जिनकी कार्यनीति सही मौके पर स्टॉक और बॉन्ड के बीच अदला बदली करना है, जिससे वे कम जोखिम पर अधिक मार्केट प्रतिफल प्राप्त कर सके। वे बिना मूल्य चुकाए प्रतिफल पाना चाहते थे। यह शोध 2010 के मध्य से 2011 के अंत तक के अंतराल पर केंद्रित था, जब यूएस स्टॉक मार्केट में मंदी के डर से घमासान मच गया था और S&P 500 में 20% की गिरावट हुई थी। ठीक इसी तरह के वातावरण में सामरिक फंड काम करते हैं। यह उनका जगमगाने का समय था। मॉर्निंग स्टार की गिनती के अनुसार इस अंतराल के दौरान 112 सामरिक म्यूचुअल फंड थे। इनमें से मात्र 9% प्रतिफल जोखिम समायोजित और बेहतर थे, बजाय साधारण 60 से 40 स्टॉक ब्रांड फंड के। 1/4 से कम सामरिक फंड में सूचकांक में छोटी उच्चतम गिरावट थी। मॉर्निंग स्टार ने लिखा, कुछ अपवादों के अलावा सामरिक फंड ने कम लाभ प्राप्त किया, अधिक अस्थिर रहे और जोखिम के उतना ही अधीन थे जितना फंड ऑफ फंड। बहुत से वैयक्तिक निवेशक निवेश करते समय इस बात में आ जाते हैं। मॉर्निंग स्टार के अनुसार औसत इक्विटी फंड निवेशक ने जिन फंड में निवेश किया उनमें प्रतिवर्ष आधे प्रतिशत की दर से कमजोर प्रदर्शन किया जो खरीदने और बेचने का नतीजा था, जबकि उन्हें खरीदकर रोके रखना था। विडंबना यह है कि मूल्य चुकाने से बचने के लिए निवेशकों को दुगना मूल्य चुकाना पड़ता है। वापस जी की बात करते हैं। इसकी अनेकों त्रुटियों में से एक पूर्व सीईओ जैक वेल्च के काल से उत्पन्न होती है। वेल्व यह सुनिश्चित करने के लिए प्रसिद्ध हो गए कि प्रति शेयर लैम्सिक आय वॉल स्ट्रीट के अनुमान को पछाड़ दे। वे ग्रेड मास्टर थे और वॉल स्ट्रीट के पत्रकार 0.25% डॉलर प्रति शेयर की अपेक्षा करते तो जैक कुछ भी करके 0.26% डॉलर प्रदान करते। फिर चाहे व्यवसाय या अर्थव्यवस्था की दशा कैसी भी है, वे ऐसा आंकड़ों के परिमार्जक से करते थे। यह उदार विवरण है। भविष्य के तिमाही में से लाभ निकालकर वर्तमान तिमाही में डालना ताकि आज्ञाकारी आंकड़े आपके मालिक हो सलाम कर सके। फॉर्ब्स ने ऐसे ही दर्जनों उदाहरणों में से एक का वर्णन करते हुए कहा, जनरल इलेक्ट्रिक ने लगातार 2 सालों तक लक्ष्य उपयोगिताओं के बजाय बिना वित्तीय सहभागियों को लोकोमोटिव बेचे, जिसने स्वामित्व के अधिकतर जोखिम को भी पर ला छोड़ा। वेल्च ने अपने खेल को कभी नहीं नकारा। उन्होंने अपनी किताब स्ट्रेट फ्रॉम द गट में लिखा, संकट काल को लेकर हमारे व्यवसाय प्रधानों की प्रतिक्रिया जी संस्कृत की प्रारूपिक थी।
तिमाही के खाते बंद होने पर भी बहुत से तुरंत आय की कमी को भरने का प्रस्ताव देते। कुछ कहते कि वे अचंभे को ऑफसेट करने के लिए अपने व्यवसाय में अतिरिक्त $10 मिलियन से $20 मिलियन या फिर $30 मिलियन लगा सकते थे। नतीजा यह निकला कि वेल्च के नेतृत्व में शेयर धारकों को मूल्य नहीं चुकाना पड़ा, उन्हें स्थिरता और पूर्वानुमेयता प्राप्त हुई। एक ऐसा स्टॉक जो साल दर साल बिना अनिश्चितता के अचंभे के बढ़ता रहता है। फिर बिल देय हो गया, जैसा कि हमेशा होता है। इजी शेयरधारकों को एक दशक तक उस महाकाय घाटे की मार झेलनी पड़ी जो पहले लेखांकन दांवपेच के कारण परिरक्षित थे। वेल्च के युग के छोटे मुनाफे आज बड़ा घाटा बन गए। इसका सबसे विचित्र उदाहरण विफल गिरवी दिग्गजों फ्रेडी मैक और फैनी के रूप में देखने को मिलता है, जिन्हें 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी वर्तमान आय को कई बिलियन डॉलर से अंडर रिपोर्ट करते हुए पकड़ा गया। उनका ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि उन लाभ को भविष्य के अंतराल में फैलाकर निवेशकों को सहजता और पूर्वानुमेयता के भ्रम में रखा जा सके। मूल्य न चुकाने का भ्रम। प्रश्न यह उठता है कि इतने लोग जो कार, घर, भोजन और छुट्टियों का मूल्य चुकाने को तैयार है, अच्छे निवेशक प्रतिफल का मूल्य चुकाने से क्यों बचते हैं? जवाब आसान है। सफलता में निवेश का मूल्य तुरंत प्रत्यक्ष नहीं होता। यह कोई प्राइड टैंक नहीं जिसे आप देख सके। इसलिए जब बिल देय होता है, यह कुछ अच्छा पाने के शुल्क की तरह प्रतीत नहीं होता। यह कुछ गलत करने के जुर्माने जैसा लगता है, और हालांकि लोग शुल्क चुकाने के लिए राजी रहते हैं, जुर्माने से हमेशा बचा जाता है। ट्रैफिक के जुर्माने और IRS के जुर्माने का मतलब होता है कि आप अपने कुछ गलत किया है जिसके लिए आपको सजा मिलना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को घटता देखे और वह घटाव उसे जुर्माने के रूप में दिखे, वह स्वाभाविक रूप से भविष्य में उससे बचना चाहेगा। यह बहुत साधारण सुनाई पड़ता है, लेकिन मार्केट की अस्थिरता को जुर्माने के बजाय शुल्क के रूप में देखना उस मानसिकता को विकसित करने के लिए आवश्यक है जो आपको इतने समय तक टिके रहने दे कि आपके निवेशक का लाभ आपके पक्ष में हो जाए। कुछ निवेशकों की यह कहने की प्रवृत्ति होती है, अगर मैं अपनी 20% संपत्ति खो दूं तो भी मैं संभाल लूंगा। नए निवेशकों के लिए यह दोहरे रूप से सच है जिन्होंने कभी भी 20% का अनुभव नहीं किया। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक शुल्क के रूप में देखें, चीजें अलग नजर आएंगी। डिज्नीलैंड के टिकट का मूल्य $100 होता थे, लेकिन इसके बदले आपको अपने बच्चों के साथ एक यादगार दिन बिताने को मिलता है। पिछले वर्ष लगभग 18 मिलियन लोगों को लगा कि यह शुल्क चुकाने योग्य था। कुछ को लगा कि $100 कोई सजा या जुर्माना था। शुल्क का उचित समझौता प्रत्यक्ष होता है जब यह साफ हो कि आप इसे चुका रहे हैं। निवेश में भी ऐसा ही है, जहां अस्थिरता लगभग हमेशा एक शुल्क होती है, जुर्माना नहीं। मार्केट प्रतिफल कभी मुक्त नहीं होते और न ही कभी होंगे। हर अन्य उत्पादन की तरह वे आपसे एक मूल्य चुकाने की मांग करते हैं। इस मूल्य को चुकाने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता, ठीक जैसे कोई आपको डिज्नीलैंड जाने के लिए मजबूर नहीं करता।
आप एक स्थानीय मेले में जा सकते हैं जहाँ की टिकट सिर्फ $10 हो, या फिर मुफ्त में घर पर रह सकते हैं। आप ऐसे भी अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको वही मिलेगा जिसका आप मूल्य चुकाएंगे। मार्केट में भी यही होता है। अस्थिरता, निश्चितता का शुल्क, प्रतिफल का मूल्य कम शुल्क वाले पार्क जैसे नकद और ब्रांड से बड़े प्रतिफल पाने का प्रवेश शुल्क है। उपाय यह है कि आप खुद को समझाएं कि मार्केट का शुल्क इस योग्य है। अस्थिरता और निश्चितता का सामना करने का यही सही तरीका है। सिर्फ इसे झेलना नहीं, बल्कि यह समझ पाना कि यह एक चुकाने योग्य प्रवेश शुल्क है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही हो। कभी कभी डिज्नीलैंड में बारिश भी होती है, लेकिन अगर आप प्रवेश शुल्क को जुर्माने की तरह देखेंगे, आप कभी भी जादू का आनंद नहीं ले पाएंगे। मूल्य का पता करें और फिर उसे चुकाएं।